अब रुक जाओ, जिसका ना वो सुन लो भाई जरा, अब जरा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया है। और याद रखना, ये अब तक तुम लोग जो चैप्टर 8 पढ़े हैं ना, ये सब विद्युत और चुंबक वाले चैप्टर थे, विद्युत और चुंबक वाले। अब से आगे को जो तुम पढ़ रहे हो, अब ये सब तरंग और प्रकाश वाले पढ़ रहे हैं। दरअसल फर्स्ट ईयर में जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा, लास्ट के जो दो चैप्टर थे हमारे, दोलन और तरंग वाले थे, ठीक है जी। उसमें सब तरंग थे, प्रगामी तरंग है, प्रगामी तरंग है। तो अब जो है, जैसा कहते हैं ना, किसी क्लास का कोई खत्म होता है ना, तो अगली क्लास का वो शुरू होता है। तो ये फर्स्ट ईयर का, जहाँ से उसके कुछ समीकरण यहाँ यूज भी होंगी, तो फर्स्ट ईयर की जो तरंग समीकरण थी वो यहाँ भी यूज होंगे, और उसका जो एंड है अब इसका शुरू हो रहा है, तो ये वही है। अब हम इसमें प्रकाश के बारे में, तरंग के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी, इससे अगले वाले में भी, और इससे और अगले वाले में। लगातार 3 चैप्टर में हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में और वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, तरंगों के बारे में। अब वो तरंगें प्रकाश की भी हो सकती हैं या किसी भी बल्ब वगैरह की, कोई सी तरंगें, सब प्रकार की तरंगें पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की या प्रकाशिक यंत्र, इसका अर्थ हो जाता है, या दूसरा नाम इसका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन या दर्पण और लेंस भी हो जाता है। देखो ये चैप्टर जो है ना, वो 2 भागों में बटा हुआ चलेगा हर बार, ठीक है जी। 2 भागों में नहीं, दरअसल 2 भागों में। एक तो दर्पण वाला भाग होगा, दर्पण से हमेशा परावर्तन होता है, कोई प्रकाश आएगा और टकरा के चला जाएगा, ठीक है, वो होता है परावर्तन। प्रकाश आया और शीशे के पार निकल गया तो वो होता है अपवर्तन। समझ में आ गए। अब ये दोनों 2-2 प्रकार के होंगे, परावर्तन भी 2 प्रकार का होगा, अपवर्तन भी 2 प्रकार का होगा। हमेशा की बात कर रहा हूँ मैं। परावर्तन या तो उत्तल पृष्ठ से हो सकता है या अवतल पृष्ठ से हो सकता है। उत्तल अवतल के नाम सुनेंगे तुमने। ऐसे अपवर्तन जो है वो उत्तल से भी हो सकता है, अवतल से भी, और वो लेंस होंगे, वो उत्तल लेंस होगा और अवतल लेंस होगा। समझ गए। तो अगर हम व्यंजक भी करेंगे ना, हम फोकस दूरी निकालेंगे तो उत्तल के लिए अलग निकालेंगे, अवतल के लिए अलग निकालेंगे। ये अपने आप में थोड़ा सा चैप्टर बहुत आसान होता है उसकी तुलना में, ठीक है जी। तुम लोगों के वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि लोग जब बता दें कि यार इन दोनों की तुलना करें, विद्युत की और प्रकाश वाली, तो प्रकाश वाला चैप्टर बहुत आसान होता है। थ्योरेटिकल वर्क होता है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और सिंपल से आर्टिकल होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, बहुत सिंपल सा काम चलता है, मतलब पहले वालों की तुलना में। तो ये अब से आगे को फिजिक्स जो है ना, उल्टा नहीं है। ये ऐसा होता है ना कि जितनी आगे वो पढ़ेंगे फिजिक्स से भारी होती जा रही है। फिजिक्स जो है जितनी आगे वो पढ़ेंगे ना, हल्की होती जा रही है। सारे आर्टिकल खत्म होते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी हल्के होते जा रहे हैं। सिर्फ आर्टिकल सीधे से होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करो, हल्का सा न्यूमेरिकल में इधर से इधर की वैल्यू लगाओ, त्रिकोण से गुणा करके आंसर आ जाते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है। उसमें हल करना होता है, उसका मान उसमें निकालो, उसका उसमें निकाल कर उसमें हल करो, इतने लंबे। भले से इसमें 2 पेजों में 3 पेजों में भी आर्टिकल जाएगा ना, तो वो सिंपल सा आर्टिकल होगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगी, ए का मान बी में रखकर बी का मान ए में रखना है, ऐसे करके। तो जी अब सुन लो इधर। तो अब इसमें पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं अब हम। तो हमारे सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब परावर्तन जो होता है ना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन जो होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम 2 ही नियम होते हैं। फिर दर्पण और दर्पण के प्रकार। दर्पण होता तो 2 ही प्रकार का है, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। मतलब वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी जो है वो तुम्हारी F, इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। फिर दर्पण की फोकस दूरी का व्यंजक, ठीक है। और दर्पण की फोकस दूरी का व्यंजक तुमने शायद हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u ऐसा करके। तो वो हम यह सिद्ध करेंगे, और सिद्ध 2 तरीके से करेंगे, उत्तल के लिए अलग करेंगे, अवतल के लिए अलग करेंगे। फिर अपवर्तन और जैसा अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के भी नियम होंगे। फिर आ जाता है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के हिसाब से, कि 3 नंबर में आता है ये। तो चाहे वो उत्तल के लिए भी आ सकता है, अवतल के लिए भी आ सकता है। एक दिन में ये वाला होगा, एक दिन में ये वाला होगा, मतलब इतना बड़ा होता है लेकिन होता सिंपल है। लेंस और लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लेंस की फोकस दूरी, जैसे दर्पण की फोकस दूरी निकाली थी, ऐसी लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/b, इसमें माइनस हो जाता है, दर्पण में प्लस होता है, ठीक है। फॉर्मूला में तुम्हें दिखाया दूँ, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दर्पण वाले में यहाँ प्लस हो जाता है बस, ठीक है। पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। अब इस पूरे चैप्टर की बस इतने एरिया की बात करें अब हम, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो ये वाला क्वेश्चन होता है। या तो ये खुद आएगा या अपना न्यूमेरिकल भेज देगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इससे संबंधित कुछ ना आए, ठीक है। तो ये होता है। फिर संपर्क में रखें 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित करेंगे, ये भी व्यंजक होता है। न्यूटन का सूत्र, ये भी स्थापित करेंगे, व्यंजक होता है। लेंस की क्षमता कि कितनी, ये जो तुम चश्मे यूज़ करते हो तो कितनी क्षमता का यूज़ कर रहे हो, ऐसा करके लेंस की क्षमता निकाली जाती है। फिर प्रिज्म आ जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन होता है, न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, विचलन कोण कितना होता है, तो ये व्यंजक निकालेंगे। ये भी लगभग 2 या 3 पेजों में जाएगा, इसका व्यंजक कितना बड़ा होता है, लेकिन होता सिंपल है, एक चित्र पे सारा व्यंजक हो जाता है। फिर बल विक्षेपण क्षमता, और भैया बल विक्षेपण और बल विक्षेपण क्षमता।
प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना ही बड़े विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वो अपने अपने रंगों में विभाजित हो जाता है। फिर इसकी बात करते हैं, दो प्रिज्म को जब आपस में जोड़ेंगे ना तो कभी विचलन खत्म हो जाएगा, कभी विक्षेपण खत्म हो जाएगा, तो दो अलग अलग प्रकार के आर्टिकल करेंगे, छोटे छोटे होते हैं। फिर ये नाम सबने सुना होगा इंद्रधनुष, कैसे बनता है, कब बनता है, ये वाली कंडीशन होती है, कितने रंग होते हैं, कौन सा ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है, किसकी पावर ज़्यादा होती है, कितना कोण होता है, ये इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। फिर क्वेश्चन आता है सूर्य का रंग उगते समय और छिपते समय, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। उसके बाद दर्शन कोण आ जाता है, वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, किसी भी वस्तु को, छोटी वस्तु को हम कितना बड़ा देख रहे हैं वो आवर्धन क्षमता कहलाती है, और कोई बड़ी वस्तु कितनी छोटी दिखाई दे रही है वो भी सब आवर्धन क्षमता कहलाती है। दूर की वस्तु में कितनी पास दिखाई दे रही है वो भी सब आवर्धन क्षमता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं तो वो आवर्धन क्षमता के कारण वो 1000 गुना 5000 गुना बड़ा उसका चित्र दिखाई देता है। या अंतरिक्ष में हम तारे देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, किसी ग्रह को देख रहे हैं, वो भी आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी के एग्जाम में आती नहीं है, ये ज़्यादा सिंपल होती है। ये वाली आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये भी एक दिन में एक व्यंजक होकर हो सकता है एक दिन में एक व्यंजक ना हो। ठीक है जी, क्योंकि चित्र वो इतना थोड़ा इसका टफ होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक, फिर जैसे इसका होगा ऐसे इसका होगा। अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, फिर परावर्तक दूरदर्शी। देखो इन दोनों का काम जो होता है वो तारे देखना होता है अंतरिक्ष में, मतलब दूर की वस्तुओं को देखना होता है। इन दोनों का काम जो होता है वो सूक्ष्म वस्तुओं को देखना होता है। ठीक है, छोटी छोटी वस्तु जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती, ये 10⁻⁶ मीटर छोटी वस्तु को दिखाई दे सकता है। और ये अंतरिक्ष में स्थित वस्तु, कोई भी यान जा रहा है, अंतरिक्ष यान है या तारे हैं, दिन में भी तारे दिखते हैं इससे, तो ये सब दूरदर्शी होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है गैलीलियो। ये सारे दूरदर्शियों की खोज करने का श्रेय जो ना गैलीलियो को जाता है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले जो दूरदर्शी बनाया था वो कैसे बनाया था, तो गैलीलियो का दूरदर्शी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है, ये बायोलॉजिकल चीज़ होती है लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि इसमें लेंस वगैरह होते हैं। तो मानव नेत्र, इसका पूरा डायग्राम बनाएंगे, इसके पूरे विभिन्न अंगों का वर्णन करेंगे कि दृष्टि पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से लेंस होते हैं, क्या होता है। फिर दृष्टिदोष, ये 4 प्रकार के होते हैं, दूरदर्शिता, निकट दृष्टिदोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। फिर नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता होती है कि हम प्रकाश में गए तो हमारी आंखें जो कम हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, अंधेरे में जाते हैं आंखें खुल जाती हैं। फोकस दूरी को अपने आप एडजस्ट करने की क्षमता जो होती है ना नेत्र की, वो समंजन क्षमता कहलाती है। तो यह चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा पूरा। ये हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, अबे यही तो था। चलो रहने दो, अब तुम ना कुछ बोल जाओगे। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और इसमें ना मिलती जुलती सी चीज़ें होती है। मैं एक ही डायग्राम में ना सारी चीज़ें तुम्हें बता दूंगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, समझ लेना सारी चीज़ें। फिर इसी से संबंधित परिभाषा है, पहले सुन लो। देखो ये होता है कोई परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ होता है जैसे शीशा। अब जो शीशा होता है ना उसके पीछे लेप लगा होता है, तो ये है वो लेप सिल्वर क्लोराइड का, एक्स या बाई कर दो, कुछ भी कर दो, एक्स बाई कर दो, ये है। अब इस पर खींचा जाता है एक अभिलंब, ठीक है जी, ये है वो अभिलंब। अब एक प्रकाश किरण जो है वो इस पृष्ठ पर टकराई, ठीक है ना जी, और टकराने के बाद में वो देखो उधर परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में। अब माध्यम की बात करें तो ये माध्यम हो सकता है वायु और ये जल हो, ठीक है ना, या नीचे कोई माध्यम, तो माध्यम में वो आई नहीं,
जब अपवर्तन करेंगे ना तब माध्यम अंदर जाएगी, माध्यम चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं है, वो जिस माध्यम से आती है परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो अब इनके नाम सुनो क्या होता है। ये वाली किरण जो है ये कहलाती है आपतित किरण। ये जो बिंदु O है ना ये कहलाता है, जहां का ये टकराई ना, आपतन बिंदु, ये कोण होता है और ये I होता है, और ये कहलाता है आपतन कोण। और ये किरण जो है ना, ये किरण इधर की जो गई, ये किरण कहलाती है परावर्तित किरण। और ये वाला कोण जो है ये कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये कहलाता है अभिलंब, और जी ये कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, इतनी सारी चीजें हैं। परावर्तन कोण को हम R से दर्शाएंगे। कोण I बराबर R होता है, दोनों बराबर बराबर ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग दर्शाए जाते हैं। अब परिभाषा सुनो क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब और आगे की बात सुनो। प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है जी। और अभिलंब पृष्ठ पर खींचा गया, जो पृष्ठ पर खींचा गया कोई भी लंब, ये इसका अभिलंब कहलाता है। तो अभिलंब की परिभाषा कभी आनी नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा अभिलंब ही होता है, 90 डिग्री कोण पर होता है। इससे ये पता चल जाता है कौन सा कोण कितने कोण में डिवाइड हो गई है। तो कोण नापने के लिए एक रेखा होनी जरूरी होती है, तो वो अभिलंब से नापे जाते हैं। तो यही परिभाषा लिख रहे हैं। तक हमने लिखी थी कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वह परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहलाती है। ये चित्र बना लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे परावर्तन के नियम। चित्र के नीचे पहले चित्र बना लेंगे।